वालेकुम अस्सलाम। बेटा अपना माइक ऑफ करें, कल भी आपने ऑन किया था, काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। कैसे हैं आप सब? आज का दिन कैसा गुजरा आप लोगों का? कल का सेशन कैसा रहा? आप चीज़ को स्टैटिस्टिक्स में प्रेजेंट करते हैं तो वो स्टैटिस्टिकल नोटेशन कहलाती है। आप में से हो सकता है किसी बच्चों ने, जैसे हम इंग्लिश में एब्रिविएशन यूज़ कर लेते हैं, केमिस्ट्री में फार्मूलाज यूज़ करते हैं जैसे H2O, या डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे कार्बन को हम शो करने के लिए C यूज़ करते हैं। इसी तरह हम बायोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ों में। साइंस के मतलब जितने भी ब्रांचेज हैं उनमें कोई ना कोई हम सिम्बॉलिक फॉर्म ज़रूर यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द थिंग्स और वेरिएबल्स। मैथ्स में अक्सर हम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब स्टैट्स में हम सिम्बॉलिकली किसी चीज़ को या शॉर्ट फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं तो वो आपके पास स्टैटिस्टिकल नोटेशन होती है। आप इसमें देख सकते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर आप लोगों को? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। स्मॉल लेटर जो है वो हम सैम्पल के लिए यूज करते हैं। जैसे देखिए पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी है, ठीक है, मगर पॉपुलेशन की है तो कैपिटल पी, सैम्पल की है तो स्मॉल पी। इसी तरह पॉपुलेशन एलिमेंट, सेट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स जो है वो आपके पास सैंपल में आ जाता है। ये आपके पास डिफरेंट नोटेशन दी गई हैं, इसके देख लें आपको डिफरेंट जो है वो दिए गए हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। इसके ये हैं इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इट कैन बी यूजफुल बोथ फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। और कोशिश करें कि जितनी भी नोटेशन आपके पास पेज नंबर 22 और 23 पर हैं उनको जो है वो याद कर लें, क्योंकि आपकी स्टैटिस्टिक्स में हर जगह पे नोटेशन यूज़ होती हैं। तो जो है वो आपके पास इसको ज़रूर याद करें कि है क्या चीज़, ठीक है। इसको पढ़ें रोज़ाना, जो है वो 5 5 10 10 डिवाइड कर लें, उसको रिपीट करें रोज़ाना, 5 5 याद कर लें। इंशाल्लाह ताला होप्स हो कि इसी सेशन के दौरान आपको जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर आपका जो सेकंड है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। इसमें अगेन आप देख रहे हैं कि आपका चैप्टर यूनिट का नाम क्या है, बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। अभी आपको हम यही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। मैंने आपको कहा फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपका ऐसा है कि अगर आपने ये कर लिया तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स जो है आपकी फिंगर टिप्स पर होगी हर चीज़, अगर आपको ये क्लियर हो गया। बेटा लीव अटेंडेंस में आपकी रैंडमली अटेंडेंस लेती रहूँगी, और जब हम इस्लामाबाद भी कांटेक्ट करते हैं तो वो हमें बल्कि कह देते हैं कि स्टूडेंट्स को बोले इतना परेशान ना हो, सेशन को डिस्टर्ब मत किया करें, और जो है ना अटेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो आप लोग। इंशाल्लाह ताला आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको उसका सिला ज़रूर देंगे। और काइंडली अब आप चलते हैं आगे की तरफ। ये बताएं कि वेरिएबल क्या होता है। व्हाट डू यू नो अबाउट वेरिएबल? चैप्टर 1 में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह वेरिएबल्स के बारे में बताया है। नाउ व्हाट यू पीपल विल टेल मी अबाउट वेरिएबल। वालेकुम अस्सलाम अरसलान। वेरी वेल डन। जल्दी जल्दी मुझे बताएं वेरिएबल होता क्या है। कैन बी मेजर्ड और जी वालेकुम अस्सलाम।
Excuse me, ma'am, I have one question about attendance. इफेक्ट कॉजल में आप ये चीज देखते हैं कि किस चीज का किस पर क्या अफेक्ट आया है, मतलब कॉज क्या थी, उसका अफेक्ट क्या था। तो कॉजल रिलेशनशिप में आप हमेशा दो चीजों का कॉज एंड अफेक्ट देखते हैं, ठीक है। किस वजह से कोई रिलेशन बन जाता है। आपके पास देखिए इसमें डिफरेंट वो आ जाते हैं चेंज वेरिएबल्स। चेंज वेरिएबल्स की बात जहां भी आ जाए आप जहन में रख लें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात हो, ठीक है। चेंज वेरिएबल जो दूसरे में चेंज लेके आए, जो किसी और के स्टेटस में या पोजीशन में चेंज ले आते हैं, वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना, कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम कहते हैं हम घर का खर्चा उठा रहे हैं, या हम फलां काम कर रहे हैं, या हमें कोई ड्यूटी असाइन की गई, मैं इंडिपेंडेंट हूँ या मैं खुद मुख्तियार हूँ, मैं क्या चीज़ कर सकते हूँ। हम चेंजेस भी ला सकते हैं, हम नई पॉलिसीज भी बना सकते हैं। अगर हम इवन दो कि हम अगर घर कोई चला रहे हैं, मतलब हम इंडिपेंडेंट हैं, कोई और हम हो सकता है कि कोई हम पे डिपेंड कर रहा हो, हमसे छोटा कोई बहन भाई हो या कोई और हो, या इन लॉज में कोई हो, तो जाहिर बात है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। चेंज वेरिएबल से आप जहन में रखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे आपके पास इसी को हम मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी कहते हैं, हम ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं। कौन कौन से नाम हैं जल्दी से बताएं। बिल्कुल वो जो साइलेंट वो होती है ना क्लास, साइलेंट क्लास, उसमें ये होता है कि शायद वहाँ कुछ बच्चे सीख नहीं रहे। क्लास हमेशा वही कामयाब होती है जिसमें शोर होता है, जिसमें पता चलता है कि शायद बच्चे कुछ सीख रहे हैं। आप लोग मुझे जब मैं कुछ बोल देती हूँ बेशक एक मैसेज किया करें, कोई चैट बॉक्स में लिखा करें, ताकि मुझे पता चले आप सुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सारे ही जो लॉग ऑफ हो चुके हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने आपको कहा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के और भी नाम हैं। मैंने आपको कहा इसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी कहते हैं, इसको ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं। तो कितने नाम हो गए आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो अब मैं आपको बता चुकी हूँ। जी वेरी वेल डन, शाबाश। इस तरह जवाब दिया करें ताकि पता चले कि जो है वो आप लोग सुन रहे हैं। ये ना हो कि लगे जी सारे जो है लॉग ऑन हो तो गए हैं मगर तकिए लगा के साथ सो चुके हैं। वेरी वेल डन, ठीक है। क्या क्या नाम है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ट्रीटमेंट वेरिएबल। अब देखिए जब आप इस लाइन को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। चेंज वेरिएबल्स that are responsible for bringing about change in a phenomenon, ठीक है। आपने जस्ट वर्ड को क्लियर कर लिया, आपको सारा सिचुएशन क्लियर हो गई। भी अगर आप लोग देख लें तो यही होता है कि अमल में लाना, ठीक है। तो देख लें सेकंड आपके पास आ जाता है वेरिएबल्स विच अफेक्ट द लिंक बिटवीन कॉज एंड अफेक्ट वेरिएबल, ठीक है। इसको हम एक्सट्रानस वेरिएबल भी कहते हैं। एक्सट्रानस वेरिएबल कौन से होते हैं, मिसाल अगर आज मेरा मूड अच्छा ना हो और आप लोग बोले मैम अटेंडेंस, तो मैं गुस्से हो जाऊंगी और मैं कहूंगी कि बस कर दें, या मैं आपको डांट दूंगी, या मैं कुछ कह दूंगी। या हमारी अपनी क्लास में जब टीचर्स वगैरह आती हैं, अक्सर स्टूडेंट्स का ये होता है कि हाँ जी आज मैम गुस्से में, लगता है घर में कुछ हो गया है, ठीक है ना। अक्सर हम ये बात कह देते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर ये चीज़ वो कर देते हैं। और जब अच्छे मूड में होती हैं तो फिर कहते हैं वाह मैम आज तो लगता है बहुत अच्छे मूड में है, और लगता है आज तो मैम ने बहुत अच्छा नाश्ता किया है, या जो है ना डिफरेंट हम वो चीज़ें उससे अटैच कर देते हैं। या आपके पास अगर एग्जामिनर
कोई पेपर चेक कर रहा है, उसका मूड अच्छा होगा तो वो क्या करेगा कि बहुत अच्छे मार्क्स दे देता है आपको, और बाद दफ़ा बहुत अजीब मूड में होता है तो अगर उसने अच्छे मूड में 8 मार्क्स दिए होते हैं आउट ऑफ 10, तो वो क्या करते हैं गुस्से वाले दिन जो है वो अपनी अपनी किस्मत होती है कि वो जो है जिन बच्चों को उसी आंसर का उन्होंने 8 दिए होते हैं, गुस्से में वो जो है 3 दे देते हैं। मतलब कोई भी काम हम अपने डेली रूटीन में देखें, हम अच्छे मूड में होते हैं तो हम वो काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सफाई से करेंगे, बहुत दिल से करेंगे, और जब मूड अच्छा नहीं होता तो हमें सही बात भी बुरी लगने लग जाती है। ऐसा ही है स्टूडेंट्स। बिल्कुल। तो इस कॉजल में यही है कि वेरिएबल्स विद अफेक्ट, देखिए मतलब एक बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छे उसके एक रेपो थी, मगर जब अचीवमेंट हासिल करने का टाइम आया, मतलब रीडिंग बहुत अच्छी की या राइटिंग बहुत अच्छी की, उस पर अचीवमेंट का जब टाइम आया तो बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि उनके घर कोई हादसा पेश आ जाता है, या वो बच्चा बीमार हो जाता है, या कोई फौतगी हो जाती है। तो इसी तरह इसके रिजल्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, वही वाली बात एग्जामिनर के मूड वाली जो मैंने बात की। तो ये जो वेरिएबल और जो एक लिंक बन रहा होता है, ठीक है, कॉज और इफेक्ट का, इन्हीं वेरिएबल्स को हम एक्सट्रानस वेरिएबल कहते हैं। एक्सट्रानस वेरिएबल जैसे बीमारी, कोई हादसा, कोई अच्छा या बुरा मूड, इस टाइप की चीजें। ठीक हो गया। थर्ड क्या है? आउटकम वेरिएबल। आउटकम वेरिएबल जहन में रखे, चेंज वेरिएबल्स कौन से हैं? इंडिपेंडेंट। और आउटकम, कोई चीज जब किसी चीज से आ जाती है तो हम कहते हैं आउटकम अच्छा है, मतलब उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल आप उसको कहते हैं। इंडिपेंडेंट ने उस पर काम किया और आउटकम्स आ गए। ठीक है, तो आउटकम्स को जहन में रखें कि जब भी आउटकम्स की बात होती है हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल या टेस्ट वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आउटकम वेरिएबल विच रिजल्ट फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज वेरिएबल, तो मैंने आपको बता दिया चेंज वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट। आउटकम वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को हम टेस्ट वेरिएबल भी कहते हैं। फिर आपके पास फोर्थ आ जाता है कनेक्टिंग और लिंकिंग वेरिएबल विच इन क्राइटेरिया इन सर्टेन सिचुएशन आर इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। मतलब इट इज कॉल्ड इंटरविनिंग वेरिएबल और लिंकिंग वेरिएबल। ठीक, कैसे? इनकम इज इंटरविनिंग और लिंकिंग वेरिएबल क्या है? आपकी इनकम पे आपके लिंकिंग जो उससे लिंक कर रहे हैं वो वेरिएबल कौन से हैं? आपके विच कैन लिंक लेवल ऑफ, मतलब एजुकेशन अगर आप बात कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट जो है वो आपका लेवल ऑफ एजुकेशन हो गया। डिपेंडेंट क्या होगा? एक्सपेंडिंग। ठीक है, अब देखिए हेयर ऑल्सो, अगर मैं जिस तरह रीडिंग की आपको एग्जांपल हमेशा देती हूँ, अगर गुड रीडिंग की बात हो रही है तो वो कॉज है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे जरा जेंडर की बात करूं तो आपकी मर्जी, आप मेल भी ले सकते हैं। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, डिफरेंट चीजें इसमें आ जाती हैं। अब आप बाइनरी पे आ जाए, देखें सम कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर गिवन बिलो। बाइनरी, बाइनरी से आपके जहन में क्या आता है? एनीवन नोस? बाय मीन्स मैंने पहले पहले भी बताया था शायद, मोनो, यूनी मीन्स वन,
डाई, को, बाई, इन सब का क्या मतलब होता है? वेरी वेल डन सना। टू। अब देखें इसमें हम किसकी बात करेंगे? टू वेरिएबल्स की। वेरी वेल डन कद्दूस, मरियम, सनिया, फाखरा, फायजा, इरम जी। बाकी सबको भी भाई अब जो जो करेंगे, ठीक है। These variables take only two variables. For example, male or female, true or false, yes or no, improved or non-improved, completed task और fail to complete task again. अब इसमें उन्होंने आपको क्या कर दिया है? कलेक्टिवली बताया है बाइनरी वेरिएबल का। बाइनरी वेरिएबल की भी आगे टू टाइप्स हो जाती हैं। आप इसको क्या करेंगी? हेडिंग्स बना लेंगे आप लोग सब। हमेशा बार बार कहती हूँ हेडिंग्स पे जोर दें। अब बाइनरी में ये तो आपने कलेक्टिवली बता लिया ऊपर की, इन्हीं को ही हम बताएंगे कि ऑपोजिट बाइनरी वेरिएबल। अब ऑपोजिट से आपके जहन में आ रहा होगा फौरन से, क्या चीज ऑपोजिट से जहन में आती है? ये बाइनरी वेरिएबल्स आर पोलर ऑपोजिट टू ईच अदर। मतलब एक मशरिक समझ लें और एक मगरिब समझ लें। मतलब यस, नो, सक्सेस, फेलियर, ठीक है। मतलब इनके बीच में तीसरी चीज कोई नहीं है। देयर इज नो थर्ड और मिडल वैल्यू, या ना। और कंजंक्शन बाइनरी वेरिएबल्स में क्या है? कंजंक्शन इंग्लिश में भी कंजंक्शन क्या होता है? इट इज अ वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। इसी तरह इसमें भी यही चीज होता है कि कंजंक्ट बाइनरी वेरिएबल में दो वेरिएबल्स होते हैं दैट हैव मिडल वैल्यूज। इनके बीच में मिडल वैल्यूज को भी आप करते हैं। मिसाल आप 100% की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि 20% में इस पॉलिसी से एग्री हूँ ऑफ वन पार्टी एंड 80% विद अदर्स। कि 20% में इस पार्टी से मुत्तफिक हूँ, 80% में उससे मुत्तफिक हूँ। ठीक हो गया। तो इन बिटवीन जो है आपके पास मिडल या थर्ड वैल्यू होती है, चांसेस होते हैं। आप इसमें जब आप इसको जोड़ते हैं तो देखिए एक रिलेशन बन रहा है, 80% उससे मुत्तफिक हूँ, 20% इससे मुत्तफिक हूँ। या इस बात से मैं एग्री करती हूँ 20% आपसे, 80% उनसे। अब देख लें कैटेगोरिकल वेरिएबल आपके पास आ जाता है। Categorical variable, usually an independent variable or predictor, contains values indicating membership in more than one possible category. जैसे देखें जेंडर की बात है, मेल या फीमेल। मैरिटल स्टेटस की बात है, आपने वन पॉसिबल कैटेगरी बना दी, ठीक है। मतलब इसमें डिफरेंट वैल्यूज कॉल कर रहे हैं। मैरिड, सिंगल, डाइवोर्स, विडो, ठीक है। डाइवोर्स तलाक याफ्ता हो गई, विडो जो है जो बेवा हो गई, सिंगल अनमैरिड लोग हो गए, मैरिड जो शादीशुदा है, इस टाइप की चीजें। वेरिएबल दैट कंटेनिंग वैल्यूज इन डिफरेंट कैटेगरीज। कैटेगरी क्या होगी? जेंडर, उसमें वैल्यूज क्या हो गई? मेल फीमेल। या कैटेगरी ऑफ मैरिटल स्टेटस क्या हो गई? मैरिटल स्टेटस, और उनकी आगे मजीद आपने क्या कर दी? 4 में डिवाइड कर दिया। आर यू गेटिंग मी? फिर आपके पास क्या आ जाता है? कंपाउंडिंग वेरिएबल। कंपाउंडिंग वेरिएबल अफेक्टिंग बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, लैक ऑफ एक्सरसाइज हैज एन इफेक्ट ऑन वेट गेन। लैक ऑफ एक्सरसाइज क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। आप करें, आपने नहीं की। लैक ऑफ एक्सरसाइज हैज एन इफेक्ट ऑन वेट गेन। वेट गेन क्या है? डिपेंडेंट है, वो एक्सरसाइज पे कर रहा है, ठीक है। आपका वेट एक्सरसाइज पे डिपेंड कर रहा है, एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट हो गई, वेट डिपेंडेंट हो गया। पर ये भी तो हो सकता है ना कि आपका वेट, चाहे आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप वेट फिर भी गेन कर रहे हैं। क्यों? ये भी हो सकता है कि आपने ओवर डाइट ले ली है, घंटा हो गया तकरीबन। ज़्यादा इस्तेमाल से भी इंसान का वजन बढ़ता है, ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से भी इंसान का वजन बढ़ता है, ठीक है। आप हर वक्त सोए पड़े रहें तो भी हो जाता है,
हो गया। तो जी इस ठीक। टाइप की चीजें भी होती है। तो यही जो वेरिएबल होते हैं, जो a variable that has hidden effect on the experiment. अब हिडन इफेक्ट क्या था कि आपने मजीद ज्यादा डाइट ले ली, हो सकता है आपने शुगर की चीजों का इस्तेमाल कर लिया, आपने ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले चीजों का यूज कर लिया, आपने ब्लड डेफिशिएंसी, मतलब जो हिडन फैक्टर्स थे। आलिया बेटा प्लीज माइक ऑफ कर दें प्लीज, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट फॉर यू कि प्लीज क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक हो गया। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या है आपके पास? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल जो है अ वेरिएबल विद इनफिनिट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इनफिनिट क्या है कि आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट्स भी होते हैं, आपके पास डबल रेसिप्रोकल भी होता है, डिफरेंट चीजें भी होती हैं, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू आर ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग। फॉर एग्जांपल क्या है आपके पास हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। समझ आ रही है आप लोगों को? टाइम इट टेक्स टू गेट टू स्कूल, डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड कराची। बहुत क्लियर वर्ड्स में बच्चों की तरह आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कहीं पर आपको प्रॉब्लम ना हो। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, ये कल सब मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। और ये क्वालिटेटिव जो है देख ले, क्वालिटेटिव आपके पास नंबर 11 पे, आ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एनी वेरिएबल दैट कांट बी काउंटेड। क्वालिटेटिव जैसे नॉन न्यूमेरिकल हम कहते हैं, कांट बी काउंटेड, ठीक है, इनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं लिख सकते। और क्वालिटेटिव में हमने क्या पढ़ा था? नॉमिनल, ऑर्डिनल वैल्यू फॉल अंडर दिस अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो इधर क्वालिटेटिव वेरिएबल को कहा गया है। ये नहीं आप कहें गर्मी में मैडम अम्ब्रेला की बातें कर रही हैं और हमें यहाँ गर्मी लग रही है और ये जो है ना सर्दी की बातें कर रही है। ठीक हो गया। क्वांटिटेटिव वेरिएबल आपके न्यूमेरिकल दैट कैन बी काउंटेड। न्यूमेरिक चीज में जैसे हम कहते हैं मैनी और मच, इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं तो हम मैनी किन चीज़ों के लिए यूज करते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मच जो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। वही चीज इसमें है कि जो कांट बी काउंटेड, क्वालिटेटिव, आप किसी की क्वालिटी को तो काउंट नहीं कर सकते, ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, सिंपैथी है। फिर आपके पास एट्रीब्यूट वेरिएबल में पहले भी बता चुकी हूँ, and other name for the categorical variable in statistics software or a variable that isn't manipulate is design of experiment, मतलब can be controlled and changed। मतलब जेंडर की बात कर रहे हैं तो हम मेल भी ले सकते हैं, हम फीमेल भी ले सकते हैं, ठीक है। 30 मिनट्स ले रही हूँ, पेज नंबर 28 को जल्दी से रीड आउट करें, शाबाश। एंड देन reply me yes ma'am, okay ma'am, okay yes, done, कुछ भी लिख दें ताकि मुझे पता चले that you have studied। Okay, if you have read then please send me message। रेड जो है वो हमारे रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, स्पेलिंग वही होते हैं, जस्ट प्रोनाउंस करने में हम इस तरह बोलते हैं, रीड रेड रेड, ठीक है। तो ये बात ये ना सोचना कि मैं रेड जो है वो रेड कलर के कह रही हूँ। इज इट क्लियर? पेज नंबर 28 बेटा। आगे हम हैं आपके पास collider causally variable,
मतलब अगर हम बात करते हैं लेक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओवर डाइटिंग, ये दोनों एक वेरिएबल हो गए। अफेक्ट बॉडी वेट, इसको अफेक्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज और ओवर डाइट आपकी बॉडी वेट को। तो क्या हो गया आपका लेक ऑफ एक्सरसाइज एक्स हो गया, ओवर डाइटिंग आपके पास वाई हो गया, और अफेक्ट क्या है बॉडी वेट, ये आपके पास कोलाइडर वेरिएबल हो गया। ठीक हो गया। A variable represented by a node on a causal graph that has path pointing in as well as out. हेडिंग आप लोग बेसिकली नोट कर लें, चीज नोट कर लें। I have saved your attendance. ठीक हो गया। Covariate variable में क्या आ जाता है, similar to an independent variable, it has an effect on the dependent variable, but is usually not the variable of interest. Criterion variable आपके पास क्या है, another name for the dependent variable. अब डिपेंडेंट वेरिएबल को क्राइटेरियन वेरिएबल भी कह देते हैं। आप लोगों ने इसके बाद एक लिस्ट बनानी है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन तमाम टाइप्स में आपके पास जहां भी आ रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया कि आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी कहते हैं, हम ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल में टेस्ट वेरिएबल भी हम उसी को कहते हैं। इधर देखें आपके पास आ गया क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल को। इसके बाद आप बेशक अपनी बुक में ही एक हेडिंग बना लेंगे या इस तरह कॉलम बना लेंगे और इनके डिफरेंट नेम्स लिखेंगे ताकि आपको पता हो। When variable is used in non-experimental situation, अगर आपके पास सिचुएशन नॉन एक्सपेरिमेंटल है तो हम क्राइटेरियन वेरिएबल यूज करेंगे, और उस सिचुएशन में नॉन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में आपका क्राइटेरियन वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है। उसका नाम समझें, जैसे आपका नाम घर में हो सकता है रानी हो, गुड़िया हो, चांद हो, या कोई भी चीज हो, और बाहर आपका जो डॉक्यूमेंट्स में जो है वो नाम चेंज होता है, तो समझ लें ये उसी तरह साल है। Dichotomous variable. Di means, hurry up, tell me the answer. Di means, yes, very well done. अभी मैंने आप लोगों को यही चीज बताई। मोनो, यूनी, इट्स मीन आप सिंगुलर चीज की बात कर रहे हैं। डिफरेंट टर्म्स में, चाहे वो साइंस की किसी भी उसमें हो, हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। अब डाई की बात हम कर रहे हैं, को की बात हम करेंगे तो मीन्स बाइनरी की बात करेंगे, मीन्स हम टू की बात कर रहे हैं। सना फारूक बेटा वन नहीं, अच्छा आप मोनो और उसकी बात कर रही होंगी, ठीक है। बाइनरी, डाई, को मीन्स टू, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें ये जो होता है एन अदर नेम फॉर अ बाइनरी वेरिएबल। वेरी वेल डन। डमी वेरिएबल्स, डमी वेरिएबल आपके पास देखें 6 में भी आ रहा है, आपके पास 9 में भी आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के नाम है, इंडिकेटर वेरिएबल और डमी वेरिएबल, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो आप डमी वेरिएबल के आगे स्लैश लगा के आप लिख दें इंडिकेटर वेरिएबल। Used in regression analysis when you want to assign relationship to unconnected categorical variable. Endogenous variable, similar to dependent variable, they are affected by other variable in the system. Exogenous variable, variable that affect other in the system. देखें, वैसे भी हम एंडो की बात करते हैं तो हम कहते हैं इन द सिस्टम, विद इन द सिस्टम। एक्सो की बात करते हैं, अक्सर आप कहीं जाते हैं तो लिखा होता है एग्जिट पॉइंट। ठीक है, तो एंडो में क्या हो जाता है, सिमिलर टू डिपेंडेंट वेरिएबल, दे आर अफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल्स इन द सिस्टम, और एक्सोजेनस वेरिएबल दैट अफेक्ट अदर्स इन द सिस्टम। देखिए, अफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल्स इन द सिस्टम, दूसरे वेरिएबल से सिस्टम में अफेक्ट होते हैं। और एक्सोजीनस क्या है,
variables that affect others in the system. और वही इंडिकेटर जो है वो डमी वेरिएबल हो गए. इंटरवेनिंग वेरिएबल मैं आपको समझा चुकी हूँ. अ वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. latent variable are hidden variable that can't be measured or observed directly. जैसे हम अगर टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारा हिडन करिकुलम भी होता है. लाइक मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रही हूँ, मेरा हिडन करिकुलम ये भी है कि मुझे आपको मॉरल चीज़ें भी सिखानी है. जैसे मैंने आपको कल बताया मगरिब की नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ने, या मैंने इसमें बताया 7 दफ़ा फजर और मगरिब में, और वैसे हर नमाज के बाद भी पढ़ें, ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. तो देखिए आप, अब मैं क्लास के साथ साथ वही बात दीन के साथ, दुनिया के साथ साथ दीन को भी लेके चल रही हूँ. मैं आपको अगर कोई इसमें किसी को कह रहा है कि क्यों नहीं आई, इस तरह नहीं आई, मैं ये भी कह देती हूँ इट्स नॉट गुड थिंग. प्लीज़ किसी को क्रिटिसाइज ना करें, प्लीज़ जो है वो तासुबाजी ना करें या इस तरह ना करें, या हम कोई इस्लामिक एग्जाम्पल दे देते हैं, डिफरेंट चीज़ें दे देते हैं, तो वो हमारे करिकुलम में क्या होता है, वो एक हिडन करिकुलम होता है. हमारे पास ये नहीं होता शो करें कि करिकुलम में आपने ये चीज़ भी करनी है. वो हमारी नेचर में है, वो हमारे जहन में है, वो हमारी समझे खून में एक चीज़ है. तो वो हमारे पास हिडन करिकुलम कहलाता है. ठीक है, तो इसी तरह जो है कुछ आपके पास जो है लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं, हिडन वेरिएबल दैट कांट बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली. Manifest variable are variable that can be directly observed or measured. Manipulated variable वही बात. Independent variable का एक और नाम manipulated variable है. Mediating variable आपके पास variable that explain how the relationship between variables happens. For example, it could explain the difference between the predictor or criterion. क्राइटेरियन क्या होता है, म्यार, पैमाइश, और प्रिडिक्टर क्या होता है, पेशगोई करने वाला, पेशगो, पेशन गोई करने वाला, पेशगो जिससे हम कहते हैं. ठीक हो गया? इज इट क्लियर? नाउ टर्न ओवर पेज नंबर 30. Moderating variable. Change the strength of an effect between independent and dependent variable. For example, psychotherapy may reduce stress level for women more than men. देखिए, साइकोथेरेपी से जो स्ट्रेस होता है वो वुमेन का जो है वो हम सब इस चीज़ को बेहतर महसूस कर सकते हैं. जो आपके पास हम कह लें मेल हैं या फीमेल हैं, तो वैसे भी औरतों के लिए मशहूर है कि वो बातों में जल्दी आ जाती है. सही कह रही हूँ? तो यही देखें, यही मिसाल भी दी गई है. साइकोथेरेपी में रिड्यूस स्ट्रेस लेवल फॉर वुमेन मोर देन मेन. ठीक हो गया? तो सेक्स मॉडरेट्स द अफेक्ट बिटवीन साइकोथेरेपी एंड स्ट्रेस लेवल. ठीक हो गया? फिर आप देख ले, आपके पास न्यूसेंस वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल दैट इंक्रीज वेरिएबिलिटी ओवरऑल. फिर आपके पास आ जाता है ऑब्जर्व वेरिएबल, अ मेजर्ड वेरिएबल यूजुअली यूज्ड इन सेम. सेम आपके पास क्या चीज है, सेम आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. S stands for SEM, E for error, M for mean. Standard error of mean. स्टैंडर्ड डेविएशन इंशाल्लाह ताला हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, आपके पास वेरिएबल की वैल्यूज में जो वेरिएशन होती है वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन बताते हैं. वेयर इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, जिसको हम सेम कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द स्प्रेड that the mean of the sample of the values would have if you kept taking samples. ठीक है क्लास? देखिए, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है outcome variable, similar in meaning to a dependent variable but used in non experimental study. आपके पास आ जाता है polycotomous variable. Poly means many, more than one. Poly means
More than one. Very well done. Variable that can have more than two variables. More than one. One, uni, mono. Two, bi, di, co. Poly, more than two variables. Poly means many. ठीक है, ये ध्यान में रखें. Poly means होता है many. प्रिडिक्टर वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बता दिया, प्रिडिक्ट करना, पेशेंट को ही करना. प्रिडिक्टर जो कर रहा है, प्रिडिक्ट सिमिलरली इन मीनिंग टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट यूज्ड इन रिग्रेशन एंड इन नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. टेस्ट वेरिएबल क्या होता है? अनदर नेम फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमने शुरू में मैंने आपको बता दी. ट्रीटमेंट वेरिएबल, वही चीज जो शुरू में आपको बता दी, अनदर नेम फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ तक आप लोगों को हर चीज क्लियर हो गई? आफ्टर दिस लेक्चर लर्न दिस बाय हार्ट. ठीक है, अच्छी तरह याद करेंगे, अच्छी तरह बैठ के पढ़ेंगे. उसको बेशक कॉलम्स में डिवाइड कर लें, उसके नाम याद कर लें, कितने हैं, कैसे हैं, क्या पढ़ा है. तो वही बात है कि डिफरेंट चीजें हैं, एक ही चीज है, उनको डिफरेंट वेज में आपको बताया गया है. डेटा, डेटा हमारे पास क्या होता है? डेटा इज द बैकबोन ऑफ एनी रिसर्च. जैसे हमारी बैकबोन है, हम इसी बैकबोन पे हमारी बॉडी जो है वो पूरी समझे खड़ी है. इसी बैकबोन, जो आपके पास रिसर्च में जो आपकी बैकबोन होती है वो आपका डेटा होता है. डेटा क्या होता है? तमाम इंफॉर्मेशन जो आप अपने रिसर्च के लिए कलेक्ट करते हैं, खुद से कलेक्ट करते हैं, चाहे वो आप क्वेश्चनियर के थ्रू कर रहे हैं, आप इंटरव्यू लेके कर रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कर रहे हैं, आप कोई जो है वो उनको टेलीफोनिक वो इंटरव्यूज ले रहे हैं, पर्सनल इंटरव्यूज ले रहे हैं, आप किस तरह कोई केस स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन को कर रहे हैं. मतलब वो तमाम चीज जो आप अपनी रिसर्च के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, आपका जो रॉ मटेरियल समझ लें, रॉ इंफॉर्मेशन. बिल्कुल एब्सोल्युटली यू आर राइट अब्दुल कद्दूस, के बिल्कुल बासित, यू आर आल्सो राइट. वही चीज आपके पास जो है वो आपका डेटा कहलाती है. इट मे क्वांटिटेटिव और मे बी क्वालिटेटिव. वेरी वेल डन भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग तो. देखें, एनीथिंग वी गेट रिलेटेड टू आवर रिसर्च इज कॉल्ड डाटा. जो भी मवाद या मालूमात हमारे हाथ में आती है ड्यूरिंग रिसर्च, वो हमारा डाटा कहलाता है. आप में से कुछ बच्चियाँ फर्स्ट डे में जब मैंने कहा था, कुछ बच्चे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च कर रहे हैं, आप लोग जो है वो इस फेज से गुजर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा. बाकी भी बहुत अच्छे लायक स्टूडेंट्स हैं, सबको बहुत अच्छा समझ आएगा इंशाल्लाह ताला. तो देखें, यही चीज़ है आपके पास. थर्ड लाइन में आ जाएं. दिस टर्म इज यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. इन जनरल आपको मैंने कहा हेडिंग बनाया करें हमेशा, नंबर 1 बनाएं. इट इंडिकेट्स फैक्ट्स और फिगर्स फ्रॉम विच कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन. हमारे पास ये ऐसे फैक्ट और फिगर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी नतीजे की तरफ आते हैं. अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा, हमारे पास कोई रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, देन वी कांट कम ऑन कंक्लूजन. ठीक है, हम उसके नतीजे पे नहीं पहुंच सकते. तो ये जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं, यही आपका डेटा है और इसी से ही हम कंक्लूजन में आते हैं. नंबर सेकंड अगर आप प्लीज देख लें. इट इज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड. Data are the actual pieces of information that you collect through your study. ठीक हो गया, इसको पढ़ेंगे, बहुत इजी है इंशाल्लाह ताला. टाइप्स ऑफ डाटा, आपके पास टाइप्स ऑफ डाटा होती हैं. एक प्राइमरी होती है, एक आपके पास सेकेंडरी डाटा होता है. ठीक है, प्राइमरी डाटा आपके पास क्या होता है, अभी मैंने आपको बता दिया. आपके पास जो ओवरऑल हम डाटा की बात कर रहे थे, ठीक है, कि रिसर्च के दौरान जो भी मवाद इकट्ठा किया, जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया, वो सारा आपका डाटा है. ठीक है, चाहे वो आपके पास प्राइमरी है या सेकेंडरी है, आप उसी दौरान, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप इंटरव्यूज भी लेते हैं, सर्वे भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, आप क्वेश्चनियर भी फिल करवाते हैं, आप डिस्कशन भी करते हैं, केस स्टडी भी करते हैं.
आप डिफरेंट रिसर्चेस को उठाते हैं, डिफरेंट बुक्स को उठाते हैं, उनसे हेल्प आउट लेते हैं, आप डिफरेंट जर्नल्स उठाते हैं, आप पब्लिकेशंस उठाते हैं, आप बुक्स उठाते हैं, वो सब आपकी डेटा में आ गए। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे वो पढ़ा था ना बाइनरी वालों का, 2 टाइप्स का हमने पढ़ा था कि बिल्कुल एक ऑपोजिट होते हैं, एक में जो है हमारे पास इन बिटवीन वैल्यूज भी आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह अब हमने ओवरऑल डाटा की बात कर दी, अब हम इसमें से उसको डिवाइड कर देंगे कि हम प्राइमरी डाटा किसको कह रहे हैं, हम सेकेंडरी डाटा किसको कह रहे हैं। जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एक चीज को कहा और इन्फरेंशियल एक को। डिस्क्रिप्टिव में हमने कहा हमारा पूरा डाटा एनालिसिस, समराइजेशन, हर चीज हमारे पास ग्राफ, टेबल सारे डिस्क्रिप्टिव में बनते हैं। इन्फरेंशियल में हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अब इन सब चीज में प्राइमरी डाटा कौन सा आपके पास होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय हिमसेल्फ। प्राइमरी डाटा आपके पास वन विच इज कलेक्टेड for the first time by the researcher himself. Primary data is originated by the researcher for the first time for addressing his research problem. It is also known as first-hand raw data. Primary data का दूसरा नाम क्या है, first-hand raw data। ठीक हो गया। आपके पास वही बात है कि प्राइमरी डेटा आपके मीन्स कौन कौन से होते हैं, किस कौन से तरीकों से आप कलेक्ट करते हैं, बहुत दफ़ा रिपीट कर दिया, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, फिजिकल टेस्टिंग, मेल क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर, पर्सनल इंटरव्यूज, टेलीफोनिक इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, डिस्कशन, केस स्टडी एक्सेट्रा। बहुत से और मीन्स हैं आपके पास, मतलब बहुत से और सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप ये करते हैं। सेकेंडरी में आपके पास क्या हो जाता है, जैसे आपने एक चीज़ कलेक्ट कर ली, आपने ले लिया, फिर हम जो लिटरेचर रिव्यू में चीज़ें डालते हैं कि फलां रिसर्चर ने, आपने अपनी बुक में भी पढ़ा है, कोई स्टेटमेंट लिखी होती है, आगे ब्रैकेट में जो है उन रिसर्चर्स के या उन स्टेटिस्टिशियंस के नाम लिखे होते हैं कि इस बंदे के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन है, तो वो आपका क्या कहलाता है, लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। मतलब वो लिटरेचर जिसको आप रिव्यू कर रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं और अपनी रिसर्च को उससे रिलेट कर रहे हैं कि पहले बंदे ने भी यही कहा था, या पहले बंदे ने भी इस पर रिसर्च करके यही साबित किया था और मैंने किया तो मेरे में भी ये चीज़ें आ रही हैं, या उसके अकॉर्डिंग ये हुआ था। और ये मतलब हम किसी का रेफरेंस अक्सर नॉर्मल लाइफ में भी जब कोई बात करते हैं, हम कहते हैं देखो उस बंदे ने भी ये बात बोली थी, इसने भी ये बात बोली थी, हम उसको रिलेट करते हैं ना। इसी तरह जब हम रिसर्च करते हैं तो हम लिटरेचर रिव्यू, एक पूरा चैप्टर होता है रिसर्च में जिसमें हम हर उस बंदे की बात या उससे रिलेटेड बात या उससे रिलेटेड कोटेशन या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, हम उसमें उसको उसका रेफरेंस डालते हैं, बाकायदा नाम लिखते हैं, हम बाकायदा पब्लिकेशन का या बुक का नाम लिखते हैं, उस बंदे का नाम लिखते हैं, हम इवन तो उसका सन भी लिखते हैं, समटाइम्स हम पेज भी लिखते हैं। ठीक हो गया। देखिए हम डिफरेंट पॉइंट टूवर्ड्स द सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन, मतलब ये सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन जो होती है आपके पास, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द यूजर, collected and recorded by any other person with the purpose not relating the current research problem। ठीक हो गया। इसमें आप क्या करते हैं, लास्ट में देख लें आप एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी डाटा क्या हैं। आपके पास जो पब्लिकेशन होती हैं, इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं ऑफ ऑब्जर्वेशन के, आपके पास डिफरेंट जो गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, बुक्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वो तमाम आपके पास सेकेंडरी में आ जाते हैं। ठीक है, मिसाल अगर मैं कहूँ डिस्ट्रिक्ट नौशेरा में या कोयटा में या जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर में कितने स्कूल हैं, तो हमें गवर्नमेंट जो स्टेटिस्टिक्स होंगे उससे हम हेल्प आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी डाटा आ गया। लिटरेचर रिव्यू में डाल देते हैं, जैसे हम रेफरेंस देकर अपनी रिसर्च की सपोर्ट के लिए और आप हम उससे हेल्प लेते हैं। तो यही चीज़ आपका प्राइमरी डाटा, ये चीज़ आपका सेकेंडरी डाटा एक्सप्लेन हो गया। डिफरेंसेस आप काइंडली पढ़ लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यही तमाम चीज़ें जो है वो डिफरेंसेस में कहा गया है, पेज नंबर 31। नाउ टर्न ओवर पेज नंबर 32। यस, वेरी गुड फाकरा। देखिए डाटा की 2 ब्रांचेस हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। ठीक हो गया। नाउ वी आर टेकिंग ब्रेक फॉर प्रेयर, और 10 मिनट्स की आपको मैं ब्रेक दे रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आफ्टर 10 मिनट्स we will rejoin our session, and inshallah taala we will discuss about population and sample। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी?
यस बेटा, कनेक्शन बहुत मुश्किल से हुआ है और हमारे पास अब टाइम बहुत कम है। हमने सोचा था आज केस कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी। जो है मैं रीडिंग करती हूँ इसकी, प्लीज़ आप लोग देख लें। ठीक है, आपके पास पॉपुलेशन टर्न ओवर पेज नंबर 32, स्लाइड फिलहाल वो कर दें। जल्दी से बुक से रीड आउट कर रही हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ, जल्दी उसको देखें। पॉपुलेशन सैंपल, पॉपुलेशन आपके पास क्या होता है? लार्ज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल or objects to which the researcher wants the result of study to apply. ठीक है, population is the main focus of a research question. A research population is also known as a well-defined collection of individuals or objects known to have similar characteristics. मिसाल में आपकी स्टडी करना चाह रही हूँ केपी के स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि वो उसकी तमाम पॉपुलेशन को जो है वो ले लूँगी कि जो है केपी के तमाम जो है स्कूल्स जो हैं वो तकरीबन 10,000 ले लें, 15,000 ले लें, तो वो क्या हो जाएगा, वो हर तमाम पॉपुलेशन हो जाएगी। अब ये जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन को जो है वो हम फर्दर उसकी टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स की पॉपुलेशन होती है। ठीक है, एक हम टारगेट पॉपुलेशन कहलाते हैं, एक जो है एक्सेसिबल, मतलब जो हम एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारे एक्सेस में होती है, जो हमारे रेंज में होती है, जिनको हम जिधर तक हमारा पहुंचना मुमकिन होता है। ठीक है, आपके पास पॉपुलेशन क्या है? लार्ज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो आपके पास पॉपुलेशन है, मतलब पूरी चीज, जो चीज भी आप लेना चाह रहे हैं। आपके पास केपी के तमाम स्कूल समझें वो पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन की 2 तरह की टाइप होगा, एक टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन में क्या होगा कि यही मेरा टारगेट तमाम स्कूल है केपी के, ठीक है, या बलूचिस्तान के तमाम स्कूल। ठीक हो गया, मेरा टारगेट पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में हर चीज आ गई। फिर हमने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। एक होता है कि टारगेट, जो हमारा टारगेट होता है कि हमने स्कूल पे लेना है, हमने स्टूडेंट पे लेना है, हम उसको टारगेट कर लेते हैं, चाहे वो स्कूल है, स्टूडेंट्स हैं, या हो सकता है आप किसी और फील्ड में लें। ठीक, और एक्सेसिबल पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन होती है? जो टारगेट होती है, ये हम सारी नहीं ले सकते, हम मजबूर होते हैं। ठीक है, अगर मैंने रिसर्च करनी है तो मैं केपी के तमाम स्कूल्स को नहीं ले सकती। और जो हमारा एक्सेसिबल होता है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ये वो पॉपुलेशन है जिसको हम सारा लेते नहीं, मगर हम ये हमारे एक्सेस में होती है, जैसा कि यूनियन काउंसिल के सारे स्कूल हमारे एक्सेस में होते हैं। अब हमारी मर्जी से एक्सेस जो पॉपुलेशन है उसमें से हम कितने स्कूल को चुनते हैं, जितने को हम जो है वो चुन लेंगे वो हमारे पास सैंपल हो जाएगा। ठीक है, तो टारगेट पॉपुलेशन, एक्सेसिबल पॉपुलेशन। टारगेट में देख लें आप लोगों ने क्या कहा, is also known as the theoretical population और refers to the entire group of individuals। आपके पास entire group जो individuals का होता है वो टारगेट होता है, और जिनको आप accessible population is also known as the study population। ठीक है, कि जिनको आप स्टडी कर सकते हो, आपकी एक्सेस में होती है जो पॉपुलेशन, उसमें से आप मजीद, इट इज द, इसकी हेडिंग बना लेना प्लीज, इट इज द पॉपुलेशन टू व्हिच अ रिसर्चर कैन अप्लाई द कंक्लूजंस ऑफ द स्टडी। ठीक है, दिस पॉपुलेशन इज अ सबसेट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। आपके पास टारगेट पॉपुलेशन का जो सबसेट होता है वो एक्सेसिबल पॉपुलेशन होती है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? टाइम हमारे पास कम रह गया है और काम आप लोगों का ज्यादा रह गया है। सैंपल देख लें, सैंपल इज सिंपली अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, आपके पास एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या था, हमने पढ़ा अभी कि पॉपुलेशन इज अ सबसेट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, एक्सेसिबल पॉपुलेशन इज द सबसेट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, और आपके पास जो है वो सैंपल इज सिंपली अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन या सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। अभी जो मैं देखें ब्रैकेट में बात करी थी, ये आपके पास जो है लिटरेचर रिव्यू में, जिस तरह मैंने आपको बताया, हम एग्जाम्पल देते हैं किसने ये बात कही, किस सन ने कही, कैसे कही, तो ये वो सब चीज़ें हो गया। ठीक हो गया, आपके अटेंडेंस जो है मैं 2-3 दफ़ा जो है वो लॉग वो ले चुकी हूँ, ताकि आप लोग जो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक हो गया, अब आपके पास जो है देख लें, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्ट सम इंडिविजुअल डिसेबल पॉपुलेशन।
एक्सेसिबल पॉपुलेशन में से आपने सैंपल लिए, इस तमाम प्रोसेस को सैम्पलिंग के थ्रू किया ना, मतलब आपने सैम्पलिंग की टू चूज द सैंपल फ्रॉम एक्सेसिबल पॉपुलेशन। देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ सैंपल इज टू अलाउ द रिसर्चर्स टू कंडक्ट द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन सो दैट द रिजल्ट्स ऑफ देयर स्टडी कैन बी यूज्ड टू डिराइव कंक्लूजन। हम जब सैंपल ले लेंगे, हम उनको स्टडी कर लेंगे, हम उनको वर्कआउट कर लेंगे, तो ही हम कंक्लूजन की तरफ आ सकेंगे ना। तो देखिए, टाइप ऑफ सैम्पलिंग आपके पास 2 टाइप्स की होती हैं। एक जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, 4 टाइप्स की आपके पास आ जाती है सैम्पलिंग। आपके पास जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, हमारे पास 4 टाइप्स की आ जाती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, आपके पास जो है स्ट्रेटिफाइड होती है और क्लस्टर होती है। ठीक है, 4 टाइप्स की आपकी सैम्पलिंग होती है। जो आपके पास सिंपल में होता है, इसमें क्या होता है, इन रैंडम सैम्पलिंग ईच नंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिसाल आपने एक बाउल लिया, आपने क्या किया, उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, आपने 100 की 100 जो है वो आपने क्या कर दिया, पर्चियां डाल दी। मतलब हर इंडिविजुअल का 100% चांस है कि उसका नाम निकल सकता है। ठीक है, किसी को हमने ये नहीं कहा कि उसका नाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, मतलब हर स्टूडेंट 100 हैं। मिसाल हम कमेटी डालते हैं बाज़ जगह पे, तो कमेटी में हम क्या करते हैं, 10 लोग हैं तो 10 के नाम डाल दिए, हम पर्चियां उठाते हैं। हर बंदे को होता है शायद मेरा नाम निकल जाए, 100% श्योरिटी होती है कि निकल सकता है, तो 100% श्योरिटी हो जाएगी। हर बंदा सोच के बैठा होता है मेरा नाम आ जाएगा बेटा। हमारे पास अभी तक अपडेट नहीं हुई, मैं आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ, इंशाल्लाह ताला अपडेट हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट अटेंडेंस। जल्दी से ये देख लें, हम क्या करेंगे, बाउल में डाल दिया। एंड अदर मेथड इज टू कंप्यूट सिलेक्शन। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग समझ आ गई कि हम इसमें बाउल वाली मैंने आपको मिसाल दी, 10 लोग हैं, 10 पर्चियां डालेंगे, जिस तरह हम कमेटी डालते हैं। हमने उसमें 10 में से एक एक पर्ची उठाई, हर बंदे को ये होता है, इक्वल चांस होता है कि शायद उसका नाम निकल आए। तो यही जो है हमने मतलब तासुबबाजी नहीं की इसमें। ठीक है, हमने रैंडमली चुना है, हर बंदे को श्योरिटी थी, इक्वल चांस था हर बंदे के निकलने का। ठीक है, तो ये रैंडम है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बहुत सिंपल है, काइंडली आप रीड आउट कर लें, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा देन यू कैन डिस्कस मी। फिर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग आप लोग देख लें, इसमें क्या होता है, हम लोग इन सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग द रिसर्चर फर्स्ट रैंडमली पिक द फर्स्ट आइटम ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन। मतलब 100 बच्चे हैं, 100 में से हमने 12 को चुनना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने कोई भी डिजिट ले लिया, मिसाल 7th वन को हमने ले लिया। उसके बाद हम कह देंगे 8 का इंटरवल रखना है इसमें, और हर 8 पे आने वाले बच्चे को हम इसमें ले लेंगे। तो मतलब एक सिस्टम बना लिया। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग हो गई। देखिए, हमने 100 स्टूडेंट्स थे, 7 नंबर, फिर हमने इंटरवल कह दिया 8 नंबर का रखना है। 8 के बाद इंटरवल रखा 15, फिर 8 का इंटरवल रखा 23। मतलब ये तमाम नंबर इन पे आने वाले 1 से 100 तक हमने समझे रोल नंबर असाइन कर दिए या सीरियल नंबर असाइन कर दिए। ठीक हो गया। तो फिर हमने क्या किया कि हमने पहले को ले लिया, 7th को ले लिया, और फिर हमने कहा 8 का इंटरवल रख के जो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको कर ले। तो हमारे पास 7, 15, 23, 31, 39 सो आ गए। ठीक है, मतलब एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली आए, हमने इसमें भी तासुबबाजी नहीं की, मतलब इसमें सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग हो गई। ठीक है, फिर आपके पास है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड में आप क्या करते हैं कि आपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। इट इज द टाइप ऑफ सैम्पलिंग द होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिसजॉइंट सब ग्रुप्स। छोटे छोटे ग्रुप्स में आप तमाम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम है, किसी चीज़ के बारे में इनसे राय लेनी है, इन सबको आपने एज के हिसाब से डिवाइड कर दिया। मतलब 18 से 29 तक का एक ग्रुप बना लिया, 30 से 39 तक का एक बना लिया, 40 से 49 तक का एक बना लिया, सो। ठीक है, आपने बनाते गए ग्रुप्स। फिर आपने क्या किया, वो ये सारे स्ट्रेटम अब इनसे हर एज ग्रुप से रैंडम सैंपल ले लेंगे। आपने डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए, फिर उसमें से आप सैंपल्स को चुन लेते हैं कि इनको हमने ले लिया। मतलब हमने इसी तरह आप कर लें कि हमने यंगस्टर का बना लिया, हमने बच्चों का बना लिया, हमने बूढ़ों का बना लिया, हमने इनको क्या किया, स्ट्रेटम बना दिए। स्ट्रेटम क्या होती है, जो सब ग्रुप्स बनाते हैं हम होल पॉपुलेशन में से, वो आपका स्ट्रेटम हो गया। ठीक है, स्ट्रेटम जो है वो आपका सिंगुलर होता है, और जब प्लूरल फॉर्म में आ जाता है तो स्ट्रेटम की प्लूरल फॉर्म जो है वो स्ट्रेटा होती है।
जैसे हम कहते हैं बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, बैक्टीरियम एक की मतलब बात कर रहे होते हैं। From each stratum, a sample of pre-specified size is drawn independently in different strata. Strata plural है किसका? Stratum का. Using singular random sampling, ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को इस्तेमाल करते हुए आपने इनके ग्रुप्स बना लिए, चाहे वो एज वाइज बना लिए, चाहे वो किसी और के हिसाब से बना लिए, ठीक है, इस तरह के ग्रुप्स बना लिए, फिर उसमें से आपने सैम्पलिंग की, वो आपके पास जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को ही इस्तेमाल करते हुए वो कर लिया। मगर इसमें क्या था कि आपने उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए, ठीक है। फिर आपके पास क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब आप लोगों को पता होगा झुरमट, झुरमट भी ग्रुप को ध्यान में रखो, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स और पीपल पोजिशन्ड और अकरिंग क्लोजली टुगेदर। अक्सर जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो स्ट्रेटिफाइड में करते हैं, और एरिया वाइज की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें क्लस्टर सैम्पलिंग यूज करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? या क्लस्टर में क्या होते हैं? झुरमट। झुरमट क्या है? इसका मतलब इसमें भी आपने उसके ग्रुप्स बना दिए होंगे, क्योंकि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, हम जब क्लस्टर की बात करते हैं आसमान पे सितारों का झुरमट, तो वो क्या होते हैं? सेट थिंग्स का झुरमट है, ठीक है। पीपल पोजिशन और अकरिंग क्लोजली टुगेदर, एक दूसरे से करीब, ठीक हो गया। इन अ सिंपल रैंडम सैंपल इन विच ईच सैम्पलिंग यूनिट इज कलेक्शन और क्लस्टर or element. For example, a researcher who wants to study students may first sample group. Cluster sampling is a probability random sampling technique where researchers divide the population into multiple group clusters for research. Researcher then select random groups with a sample random sampling. ठीक हो गया। आपके पास प्रोबेबिलिटी में आप लोगों ने कौन सी टाइप्स पढ़ी? 4 टाइप्स पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड पढ़ ली आपने, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। प्लीज़ आप लोग बुक से, अपनी इस बुक से, नेट से, दूसरी बुक से इन तमाम सैम्पलिंग को मज़ीद पढ़ें अभी बैठ के, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। मुझे ये है कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट करवा लूँगी इस यूज़ में, ठीक हो गया। अब आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग, ठीक हो गया। आपके पास इसमें 2 तरह की आ जाती हैं, सही। पहले हम देख लेते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है। दिस टेक्निक, प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब शायद, मे बी, मे नॉट बी। This technique depends on subjective judgment. It is process where probabilities can't be assigned to individuals. ठीक है? Does not give all individuals in the population equal chance. कैसे? Choose these methods result in biased data. कैसे होता है? कि देखिए हमारे पास 4 kinds आ जाती हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। 4th पे क्या है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आपके पास खड़े हुए हैं लोग, आपने देखा है माइक पकड़ के घूम रहे होते हैं, डिफरेंट मीडिया वाले जो हैं वो माइक पकड़ के घूम रहे हैं, किसी भी स्ट्रीट में चले जाएंगे, किसी भी बाजार में चले जाएंगे, आप गुजर रहे हैं, आपको कहेंगे प्लीज़ आप थोड़ी देर रुक जाएं, हमें आपसे ये चीज़ पूछनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, इस बंदे ने ये कह दिया, आप क्या कहते हैं, इस बात पे आपका क्या कमेंट है। तो वो क्या हो जाएगा? कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो जाएगी, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है कि जिस तरह मीडिया वाले माइक लेके घूम रहे हैं और लोगों की ओपिनियन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक हो गया। These results may not be generalized. हो सकता है एक बंदे जिससे उन्होंने पूछा है उनकी सोच कुछ और हो और दूसरे बंदे की कोई और सोच हो सकती है, ठीक है। फिर आपके पास सेकंड में आ जाता है पर्पसिव और जजमेंटल, ठीक है। पर्पसिव मकसद ही होता है, मकसदी। जजमेंटल आप इसको जज करते हैं, फैसले पर इन्हसार होता है। क्या होता है? मिसाल, इन दिस टेक्निक अ सैंपल इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन एंड पर्पस ऑफ द स्टडी। मिसाल के तौर पे, व्हेन एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वांट्स टू स्टडी द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट जिस्मानी सजा, वो इसके इफेक्ट्स देखना चाहता है, ठीक है।
साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट्स देखना चाहते हैं जिस्मानी सजा के, तो वो उन्हीं बच्चों को, उन्हीं लोगों को चुनेगा जो इस प्रोसेस में से गुजरे होते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए, create a sample that will include only those students who ever had received corporal punishment. In this case, the researcher used purposive sample because those being select fit a specific purpose. वो इस पर्पस के लिए स्पेसिफिक होंगे, सेलेक्ट किया है, बहुत अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। ठीक हो गया। स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल क्या है? स्नो आपको पता है बर्फ है। अगर मैं बर्फ का एक बॉल सा बनाऊं और मैं उसको ऊपर से नीचे फेंक दूं, तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा कि वो जब तक नीचे पहुंचेगा, ऊपर वो छोटा था, नीचे पहुंचने तक उस पर मजीद बर्फ लगती रहेगी और वो एक छोटे बॉल से बहुत बड़ा बॉल नीचे तक जब पहुंचेगा वो बन जाएगा। इसमें क्या होता है, इसको हम चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स, आप लोग इसके ऊपर ही लिख लें, चेन सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम और क्या कहते हैं? चेन सैम्पलिंग। इसमें चेन से बनती है। कैसे चेन बनती है? ये नॉन प्रोबेबिलिटी की एक टेक्निक है। नहीं बेटा, अभी है आपके पास 17 मिनट्स हैं, आपके पास तकरीबन 15 मिनट्स हैं, डोंट यू वरी। जी जी बेटा, चेन सैम्पलिंग। चेन सैम्पलिंग में क्या है, जैसे हमने कुछ मेंबर से डेटा लेते हैं, फिर उनसे उनसे कहा जाता है कि अपनी तरह और लोकेट करें ताकि उनसे भी डेटा ले लें। मिसाल के तौर पे आपने जो है अफगानिस्तान के कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान में आके रह रहे हैं, आपने उनके बारे में कोई व्यू लेना है, कोई बात पूछनी है। ही माइट इंटरव्यू अ फ्यू इनकाउंटेबल एग्जांपल पढ़ती हूँ, उससे आपको अच्छा समझ आ जाएगा। ओके बेटा, आपके कहने से अरसलान अटेंडेंस मैंने ले ली है। मुझे आप लोगों की अटेंडेंस की खुद भी बहुत फिक्र होती है। इंशाल्लाह ताला बस एक और वो रह गया, हमारा ये चैप्टर अल्लाह पाक की करम से कंप्लीट हो गया है। देखिए, स्नो बॉल सैम्पलिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज एप्रोप्रिएट व्हेन द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आर डिफिकल्ट टू लोकेट एज अ होमलेस इंडस्ट्री वर्कर्स। जैसे आपके पास क्या होते हैं? अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स होते हैं जो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में रह रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा? वो रह रहे हैं। अब एग्जांपल देखिए, इफ अ रिसर्चर वांट्स टू इंटरव्यू undocumented immigrants from Afghanistan, he might interview a few undocumented individuals as he knows and can locate। कुछ को हमने ले लिया, उससे इंटरव्यू भी ले लिया, उनसे पूछ भी लिया। फिर हम उनको क्या करेंगे कि अगर और भी कुछ इस तरह के जो है वो इमिग्रेंट्स हैं या लोग हैं जो अफगानिस्तान से यहाँ के रह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उनको अपने इन कॉन्फिडेंस में ला के आपने मजीद जो है लोगों से पूछना है और हमें उनका व्यू बताना है। तो क्या हुआ, एक बॉल का काम दे रहे हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस until the researcher has all the interviews he needed, until all contacts have been exhausted. This technique is useful when studying a sensitive topic or people might not openly talk about. ठीक हो गया? कोई बात नहीं बेटा, ऊपर हो गया, अच्छा है, हमारे लिए तो बहुत बेहतर है, हमारे कंप्लीट हो रहा है। हेल्पिंग इन सीक्रेट डाटा कलेक्शन। ठीक है, हमने एक को सुना, उसको बता दिया, उसको कहा अपने जैसे और ढूंढो, उनसे ये चीज़ तुमने कलेक्ट करनी है, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लाना है और ये सब चीज़ें करनी है। उसने अफगानिस्तान के तकरीबन लोग जो इधर रहते हैं उनसे डाटा कलेक्ट किया, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो सीक्रेट डाटा होगा हमारा, या जिसके बारे में हम क्यूरियस होंगे या जिसमें हमने पता करना हो, हम नहीं जा सकते, तो हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। कोटा सैम्पलिंग में क्या है? Quota sampling. A quota sample is one in which units are selected into a sample on the basis of pre-specified characteristics. If in research study we have मतलब 1000 accessible population है हमारे पास, ठीक है, and having 100 sample we need 25% physics, 25% chemistry, 25% maths, 25% biology. Students required then can use quota sampling. We may increase or decrease the quota of particular subject. हो गया कि हमने 25 चारों का बना लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। अब इसमें क्या है कि हम कोटा सैम्पलिंग के थ्रू हम इसको वो भी इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। हमने एक वो बना लिया, ठीक है। 1000 एक्सेसिबल हमारे पास पॉपुलेशन थी, हमने 100 का सैंपल ले लिया और 100 को जो है वो हमने डिवाइड कर दिया 25 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। ठीक हो गया। और फिर इसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं,
ठीक हो गया आपके पास, क्लियर हो गया ये? अल्लाह पाक की करम से जो है वो हमारा यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है और बहुत हम सक्सेसफुल रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास जो है वो बर्डन ज़्यादा नहीं होगा, वरना हमें कल सेकंड की भी टेंशन रहती और हमें थर्ड वन की भी टेंशन रहती। ठीक है, तो अब तक का बताएं सेशन कैसा रहा और हर चीज़ आपको क्लियर हो गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कैसा रहा? मैं आपकी अटेंडेंस अगेन सेव कर रही हूँ और आप लोगों ने क्या करना है, काइंडली चैप्टर यूनिट 1 और सेकंड के बैठ के आपने नोट्स बनाने हैं और जो आज हमने यूनिट 2 को स्टडी किया है काइंडली आप लोगों ने इसको पूरा भी स्टडी करना है यूनिट 2 को, और उसको स्टडी के बगैर आप लोगों ने सोना नहीं है।